अपने विचार रखे और समर्थन प्रदान किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री समीर रतूड़ी जी, आंदोलनकारी हैं टिहरी गढ़वाल से और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर और 53वें दिवस इस जन आंदोलन के मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप अपने विचारों से एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। आदरणीय रतूड़ी जी। मैं सबसे पहले आपसे 2 नारे लगवाना चाहता हूं, उसका नारे का कारण क्या मैं बाद में बताऊंगा। जय गणतंत्र, आप भी बोले जय गणतंत्र, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। घाट में उपस्थित इस देश ही नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, और मैं अपनी बात करूं तो तमाम जितने भी आंदोलन हमने जीते हैं उसकी नींव रखने वाली महिला शक्तियों को मेरा सबसे पहले नमन। यहां पर उपस्थित जितने भी आमरण अनशन करने वाले क्रांतिकारी साथियों, मैं आपका सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन इस बात से करना चाहता हूं कि आप जिस कार्य को लेकर बैठे हैं वो एक शुद्ध ध्येय के साथ बैठे हुए हैं, वो एक तपस्या के नाम से आप बैठे हैं, वो एक बड़ी श्रृंखला के नाम से आप बैठे हैं, जो एक सतत प्रयास के साथ आप एक बदलाव की बात करने के साथ बैठे हैं। इसमें बैठे हुए व्यापार संघ के अध्यक्ष साहब आदरणीय श्री चरण सिंह नेगी जी, कनिष्ठ प्रमुख श्री भरत सिंह नेगी जी, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह रावत जी, सामाजिक कार्यकर्ता बांसवाड़ा से श्री हरेंद्र सिंह बिष्ट जी, पूर्व प्रधान धुनी से श्री कुंवर राम जी, अध्यक्ष प्रधान संगठन घाट के श्री लखपत सिंह नेगी जी, आप लोगों को एक आंदोलनकारियों की तरफ से सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर इस आंदोलन की रूपरेखा और इस आंदोलन को निर्णायक रूप में ले आने वाले तमाम आंदोलनकारी साथी श्री मनोज सिंह कठेर जी, अध्यक्ष टैक्सी यूनियन, श्री लक्ष्मण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, श्री आलम राम जी, अध्यक्ष तहसील व्यापार संघ, श्री अवतार सिंह भंडारी जी, पूर्व व्यापार संघ महामंत्री, हर्षवर्धन देवराली जी, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ श्रीनगर से आए राकेश भट्ट जी, कलम सिंह रावत जी, पहाड़ परिवर्तन के तमाम सदस्य, हमारे श्रीनगर से आए मेरे मित्र श्रीमान जितेंद्र जी, अभी दिखाई नहीं दे रहे पर अभी ये मौजूद थे, और तमाम घाट में उपस्थित आंदोलनकारी साथियों को मेरा नमन। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे सबसे पहले नारे लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो आगे बोलने वाला हूं उस बात में सबसे पहले लोग जो मुझ पर आरोप लगाते हैं वो कई से कई, अभी तक हम पे विकास विरोधी के नारे लगे थे, कई बार कुछ और भी आरोप लग सकते हैं। गणतंत्र की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस मौके पर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं वो एक 72वां गणतंत्र दिवस है, और मुझे दुख के साथ इस बात को बोलना पड़ता है, जिस ध्येय के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आज हम सब लोग सड़क पर लड़ाई करने के लिए मौजूद हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि आज पूरा देश जहां वाई लूटने को तैयार बैठा है, वहां जो आम जनमानस है, जिस गणतंत्र की नींव, जिस संविधान की नींव ग्रामीणों की एकता, ग्रामीणों के संघर्ष और ग्रामीणों के उत्थान के लिए की गई थी, वो ग्रामीण आज सड़क पर सिर्फ नारे लगा रहा है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले मैं गणतंत्र की जय के नारे लगाना चाहता हूं कि कल आने वाले समय पे कोई हम पर, यहाँ तो काफी लोग घुसपैठे भी मौजूद रहते हैं, काफी एलआईयू के लोग भी मौजूद रहते हैं, उनकी रिपोर्ट क्या जाए क्या ना जाए वो अलग बात है, पर हम नहीं चाहते कि हम अपने भारत के खिलाफ कुछ बोलने वाली बात के बारे के हकदार बने, क्योंकि ये लोग बोलेंगे बाद में। आज का दिन ही ऐसा है। आज हम लोग इस बात का करना चाहते हैं कि जिस गणतंत्र के अंदर हम लोग रह रहे हैं, उस गणतंत्र के अंदर मुझे आज भी याद है कि जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि लड़ाई हमारा संवैधानिक हक है, यहाँ की जनता की हितों के लिए लड़ना हमारा नैतिक अधिकार है। लेकिन जब मैं इस बात का आकलन करता हूं कि जो राजशाही में बैठे लोग हैं, जो मंत्रियों की कुर्सी में बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि की कुर्सी में बैठे लोग हैं, आखिर उनका कर्तव्य क्या था?
संविधान की संरचना के अंतर्गत आने वाले तमाम लोग जिनको जनता के हितों पे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो आज कुर्सी में माई भाई लूट रहे हैं और जनता अपने हितों के लिए, अपने हकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। कितनी शर्मनाक बात हम लोगों के सामने मौजूद है। मुझसे कभी जब विवाद होता है, कभी बातचीत होती है, कभी डिबेट होती है, कभी कई बातचीत होती है, मैं आंदोलन का हमेशा पक्षधर रहता हूं। और आंदोलन पक्षधर मैं इसलिए रहता हूं कि आंदोलन की जो भूमिका होती है वो निष्पक्ष विपक्ष के रूप में होती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है, वो किसी गुट की नहीं होती है, वो एक आवाम की होती है, वो आम जनमानस की होती है, वो आम जनमानस की पीड़ा का बखान करने वाली आवाज होती है, वो आम जनमानस के हितों की बात करने वाली एक आवाज होती है, वो आम जनमानस के गंदराओं के अंदर रहने वाली उस पुकार की होती है जिसको अनसुना करके आज लोग अपनी कुर्सी में बैठ के देहरादून के अंदर या अलग अलग प्रदेश के अंदर बैठ के वाई वाई लूट रहे हो और या फिर अपनी हवा हवाई में काम कर रहे हो। ये उनके खिलाफ आवाज वाली बात होती है साथियों। इसलिए मैं आंदोलन का हमेशा पक्षधर होता हूं। कुछ दिन पूर्व मैं कीर्तिनगर में बैठा था और एक विवाद चल रहा था किसान आंदोलन के ऊपर, और एक व्यक्ति ने मुझे, टीचर ने बोल दिया कि वहां साहब कम्युनिस्ट पार्टी वाले आगे, उन्होंने वहां पूरा गुमराह कर दिया। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा और मैं आक्रोशित भी हुआ। मैंने, क्या आपने जीवन में अपने के लिए कोई आंदोलन किया है? उन्होंने बोला साहब हमने आंदोलन किया। मैंने, किस बात को आंदोलन किया है? कि हमने वेतन वृद्धि को लेकर आंदोलन किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर कि वेतन वृद्धि जो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है उसको लेकर आप आंदोलन जरूर कर पाए, लेकिन समाज के हितों के लिए लड़ने वाला जो व्यक्ति सड़क पर मौजूद है उसको आप किसी गुट के नाम से आप उसको आरोप लगा रहे हो। क्या शर्मनाक बात है आपके साथ इस बात को साथियों? मैंने पूछा उनसे मेरी बहुत बड़ी बहस भी हुई। मैंने बोलना है, आज की डेट में अपने लिए लड़ने वाले 100 लोग मौजूद होंगे, दूसरों के हितों के लिए और समाज के हितों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने मौजूद है। और अगर आज इस सड़क के अंदर 7 लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हुए, ये समाज के हितों के लिए बैठे हुए, ये सलाम करने वाले लोग हैं साथियों, इनको सलामी दी जानी चाहिए। ये महिलाएं अगर सड़क पर बैठकर अपना चूल्हा चौका छोड़कर सड़क पर बैठकर सिर्फ इस बात को लेकर बैठे हैं कि यहाँ रनप्याग से लेकर घाट तक की सड़क की जो चौड़ी होनी चाहिए, वो यहाँ के चंद्राओं में रहने वाले निवासियों से लेकर, यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों से लेकर, यहाँ निवास करने वाले ग्रामीणों से लेकर, या नौजवान छात्रों से लेकर उनके चौतरफा विकास की बात को करता हो, तो ये सबसे काबिल तारीफ वाली बात है, क्योंकि ये एक आदमी की बात नहीं है साथियों। इस आंदोलन की धार में काफी दिनों से देख रहा था। मैं माफी चाहता हूं कि मैं पहले नहीं आ पाया, और मैं पहले इसलिए नहीं आ पाया, मैं आपसे साझा भी करना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड के अंदर अपने नौजवान साथियों के लिए बेरोजगारी की लड़ाई को अंजाम देने की तैयारी में बैठा हूं साथियों। और मैं उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड बेरोजगारी नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूं साथियों। वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल हाल में कर्णप्रयाग से लेकर ऋषिकेश की जो रेलवे लाइन है उसमें जो विस्थापित परिवार है उनके लोगों को रोजगार देने की लड़ाई में आज तक लड़ रहा हूं साथियों, जिसके लगातार मैं वहां आंदोलन में बैठा हूं। इसीलिए साथियों मैं यहां आने में विलंब कर गया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं अपनी बात आगे से पहले एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। मैं आंदोलन को टूटने न देने का सबसे बड़ा हिमायती हूं, और जिस दिन मुझे इस बात को लग गया कि आपका आंदोलन कमजोर पड़ गया है या आपके आंदोलन तोड़ने के तमाम भारी तत्व आ चुके हैं या सरकार प्रशासन अपनी आपाधापी करने लग गया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बिना आप गए हुए जिस भी जगह में मैं मौजूद होऊंगा, इस आंदोलन को मजबूत देने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा साथियों। मैं इस बात को आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं साथियों, एक बात बहुत सुंदर सी है, और मुझे कई बार इस बात की बड़ी खुशी भी होती है कि जब कभी मैं किसी लड़ाई को लड़ता हूं तो पुलिस का अमला और शासन का अमला एक बात जरूर कर देता है, सब कुछ करो पर समीर रतूड़ी को गिरफ्तार मत करना। साथियों मैं इस बात को इसलिए बोलना चाहता हूं, आंदोलन की धार क्या होती है। मैं आंदोलनकारी हूं, 27 दिन जेल के अंदर रहा, जेल के अंदर भूख हड़ताल करी, हरीश रावत सरकार को मजबूरन पूर्वक विधानसभा में बोलना पड़ा इस बात को लेकर कि मैं तो चाहता हूं कि समीर रतूड़ी बाहर आ जाए, लेकिन खुद बाहर नहीं आना चाहता, और ये बात मैं खुद कबूल करता हूं कि मैं खुद अपने आप बाहर नहीं आया हूं साथियों। जज साहब मुझे पूछते थे
हंस हंस के बोलते पाठक जी जस्ट थे टिहरी के अंदर, रतूड़ी जी क्या विचार बन रहा है आपका? मैं कहा साहब मुझे जमानत नहीं करवानी, मुझे वापस जेल भेज दीजिए। मैं फिर जेल चले जाता था, जेल में भूख हड़ताल करता था। 14 दिन बाद फिर मुझे वापस पेश कोर्ट में किया जाता था। कोई रतूड़ी जी क्या विचार बन रहा है, हंसते हंसते पूछते थे। मैं साहब मुझे दोबारा जेल भेज दीजिए। मैं जेल से नहीं डरा, वो इसलिए नहीं डरा क्योंकि मैं आंदोलनकारी हूं। और वो खौफ पैदा चलाता था शासन के अंदर कि जेल की सलाखें किसी आंदोलनकारी को नहीं बांध सकती। और मैं वो गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 27 दिन जेल के अंदर रहने के बाद विधानसभा के अंदर हरीश रावत को मजबूर बोलना पड़ा इस बात को लेकर कि मैं सारी मांगे पूरी कर चुका हूं। और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार चाहे, वो बाहर आके मुझसे बात करे, काम हो चुका है। और साथियों मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस लड़ाई को पूरा संसार नहीं जीत पाया, खनन के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ, स्टोन क्रशर की लड़ाई के खिलाफ जो नहीं जीत पाया, वो हमने मलेता के अंदर उस 30 दिन की भूख हड़ताल में करा और 5 के 5 स्टोन क्रशर बंद करवाए, जो कभी जिंदगी में आज तक नहीं हुए थे। साथियों मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि आज आप आंदोलनकारी की भूमिका निभा रहे हैं। आज ये जनमानस अपने गांव के, अपने पहाड़ के ग्रामीणों के हित के लिए वो लड़ाई लड़ने जा रहा है, जो लड़ाई हम लोगों को लड़नी थी, हम लोग जो लड़ते आ रहे हैं, वो आप आज आंदोलनकारी के रूप में खड़े हो रखे हैं। और मैं नहीं चाहता, व्यक्तिगत आप मुझसे पूछे तो मैं सच में ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी शासन का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी आपके बीच आकर आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास करें। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों को जिस एकजुटता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस निस्वार्थ के साथ, जिस ध्येय के साथ, जिस पवित्र मुद्दे के साथ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बनाए जरूर रखिएगा। जब तक आपका मुद्दा इतना ध्येय से चलता रहेगा, किसी की कोई ताकत नहीं है जो आपके आंदोलन को खंडित करने का प्रयास कर सके, और आपको अपने आंदोलन खंडित होने भी नहीं देना साथियों। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जो मेरे साथी लोग हैं, मैं आज व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलूं तो आज से 2 दिन पहले मैंने श्रीनगर के अंदर अपने साथियों के साथ एक आक्रामक ग्रुप अपनाया। शायद आप लोगों ने अखबार में पढ़ भी लिया होगा। प्रेम अग्रवाल जी को घेरना काम किया था, उसमें हमने मुद्दों की बातचीत करी, सब कुछ वाह अलग बात है। मैं आपसे बात करने आया हूँ, और संभवतः अगर शासन के आदमी यहाँ पर भी हो तो मेरी बात कोर्ट करना चाहे तो कोर्ट लीजिए, कोर्ट कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सरकारी मशीनरी पे हमला बोलना ही होगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, या मैं ये व्यक्तिगत तौर पे बोलना चाहता हूं कि हमारे साथी लोग यहाँ आम भूख हड़ताल में बैठे रहे और अपना प्राण को ताक पे रखकर आप लोग लड़ाई लड़े और हम सरकार आराम से बैठ के अपना काम करते रहे। एक बात आप सब लोग जानिए इस बात को लेकर, जब तक शासन और प्रशासन परेशान नहीं होगा, जब तक उसकी काम में बाधा नहीं डालेंगे हम लोग, जब तक एलआई की रिपोर्ट आपकी शासन में नहीं जाएगी कि साहब अगर घाट के इस आंदोलन का निर्णायक रूप नहीं दिया गया, कोई लड़ाई की बात नहीं सुनी गई, तो संभवतः हमारी सत्ता को खतरा हो सकता है, संभवतः यहाँ पर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है, संभवतः पूरे इलाके की वादियां जो है आपके खिलाफ हो सकती है। तब तक आपके मुद्दे पर कोई निर्णय होना थोड़ा संभावना कम हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे बोलना है कि इन साथियों की ताकत जो है, जो आपके सामने यहाँ लोग बैठे हैं, जो यहाँ उपवास कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, इनकी जो ताकतें हैं वो आप लोग हैं, आपकी आवाज है, आपका धरना है, आपका संघर्ष है, आपका जुलूस है, आपकी लड़ाई है। वो जब तक नहीं होगी तो इनकी ताकत कुछ नहीं होगी। ये साथी लोग जो यहाँ बैठे हैं ये कुछ नहीं खाएंगे, ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो इनको ऊर्जा मिलेगी, जो ताकत मिलेगी भूखे रहने की, संघर्ष करने की, वो आपका संघर्ष होगा, आपकी आवाज होगी, आपकी उपस्थिति होगी, और तमाम आपके जो सैलाब होगा वही इनकी ऊर्जा का स्रोत होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस देश से लगातार अभी आते रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इनका साथ आपको हमेशा देना होगा, इनको ताकत देनी पड़ेगी, और ये ताकतवर होंगे तो आपकी जीत होगी, वो निश्चित है। साथियों, इस आंदोलन में मैं अपना एक जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपना पूरे पुराने 26 साल के आंदोलन का जो मेरा एक व्याख्यान है, उसका एक थोड़ा सा निचोड़ के रूप में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैं आपको भी चाहता हूं कि ऐसा काम किया जाए। भूख हड़ताल एक बहुत और आखिरी स्टेप है। यह आखिरी ऐसा पड़ाव होता है जिस पड़ाव को एक निर्णायक मोड़ देना बहुत जरूरी है, और इसके बाद कुछ बचता भी नहीं है। इसलिए इस लड़ाई पे जब हमारे साथी लोग कूद चुके हैं,
और इस लड़ाई में जब इन्होंने अपने प्राण ताव पे रख दिए हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आने वाले समय पे क्या पुलिस हम पे करने वाली है, क्या शासन हमसे करने वाला है, क्या प्रशासन आपसे करने वाला है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि आपने मलेथा गांव का नाम सुना होगा, जिसकी वीर माधव सिंह भंडारी की जो भूमि है, जिसके नाम से पूरे विश्व के अंदर उनकी वीर गाथा गाई जाती है। उस गांव की औरतों ने 1.5 साल तक आंदोलन किया, स्टोन कसम भी बंद करवाए, 40 महिलाओं के ऊपर मुकदमा भी लगा। पर मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, उन्हें चक्का जाम भी किया, 2 बार चक्का जाम बंद किए, सरकारी ऑफिस बंद कराए, पुलिस वालों को खदेड़ के बाहर किया, अपनी गिरफ्तारी दी, एसडीएम कार्यालय बिल्कुल बंद कर दिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीधे देहरादून जाके उनके कार्यालय में सीधे हाथ पकड़ के बोला कि पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद अपना अलग काम करना। ये जज्बा उन महिलाओं के अंदर था, ये सब काम किया, लेकिन आज तक एक महिला भी गिरफ्तार नहीं हुई। 13-10 मुकदमे उनके ऊपर है, लेकिन गिरफ्तार एक महिला भी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हो पाई कि उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने कानून कोई नहीं तोड़ा। आप कानून के बाध्य में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा लगेगा, हम पे मुकदमा है, 14 मुकदमे मेरे ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन मैं आजादी के रूप में आज भी घूम रहा हूं। हमारे गांव की महिलाओं में जो संघर्ष किया, 4-4, 5-5 मुकदमे उनके ऊपर है, वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। 10 तारीख को एक मुकदमे में मेरी रिहाई मिलने वाली है, जिसकी परसों वाली पेशी मौके वापस आई है। कोर्ट ने साफ बोले कि आप बेकसूर हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा अगर आप इस आंदोलन कमजोर कर गए और जीत नहीं हासिल करी, तो लोग हमारे आंदोलन, हमारी क्षमता पे सवाल खड़ा करना कर देंगे। और आप जीत के बाहर निकले तो चाहे कितने मुकदमे क्यों ना जाए आपके ऊपर, आपको आने वाली पीढ़ी सलाम करती रहेगी। विकास के नाम पर गिनने वाले जो, जैसे हम आज वीर माधव सिंह भंडारी का नाम गाते हैं, वैसे कल आने वाली पीढ़ी आपका सलाम करेगी, आपका नमन करेगी और आपका गुणगान गाएगी। और ये इसलिए जरूरी है साथियों कि हर काम अपने लिए नहीं होता, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। ये सामने 2-3 छोटी-छोटी बच्चियां बैठी है, बालिकाएं बैठी हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कल रोड चौड़ीकरण होगा, यहां पर आवागमन होगा, बाहर से लोग आएंगे, आपका यहां पर व्यापार बढ़ेगा। यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो लोग बाहर से आएंगे, स्कूल अच्छे खुलेंगे, यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी, बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा, और आने वाले समय में यहाँ पर चौतरफा विकास की बात भी होगी। अब जब रोड की बात आ गई तो मैं थोड़ा कटाक्ष भी कर लूं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इस उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने पौड़ी जिले के अंदर, तो मुख्यमंत्री बोले तो उन्होंने रोड भी बना दी वहां। आपको यकीन होगा कि अर्थ एवं संख्या डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह साफ है कि उत्तराखंड के अंदर अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा रोड है तो पौड़ी जिले के अंदर सबसे ज्यादा रोड है। मुझे बताइए कि अगर घाट के क्षेत्र का कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो क्या यहाँ के लोगों को रोड का कोई हक नहीं है? क्या उसी क्षेत्र के लोगों का हक रोड का होगा जहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री वहां का बनेगा, इसलिए वही रोड बननी चाहिए? ये बड़ा शोभनीय है, बड़े शोभनीय विचार है साथियों। और मुझे बड़ा दुख है इस बात को बोलने के लिए कि ये जो चीज हो रही है ये बहुत गलत है। ये दो तरफा रवैया जो होना चाहिए ये बहुत गलत है साथियों। आपके सामने एक ऑल वेदर रोड बन रही है, जो रोड बन रही है उसके बगल में रेलवे लाइन भी आ रही है। ये ऑल वेदर रोड अगर आप देखेंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से था, अच्छा खासा चौड़ीकरण उस रोड का था। ये ऑल वेदर रोड इसलिए बनाई जा रही है साथियों कि दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो जो है बद्रीनाथ फलाना तक आराम से आ सके। हम स्वागत करते हैं, आप लाइए, हो सकता है उसमें हमारा विकास हो जाए, हो सकता है उसमें हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी हो जाए। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये देश बना था और देश बनने के लगातार आज तक जितनी पंचवर्षीय योजना बनी है, पंचवर्षीय योजना जितनी बनती है वो सब ग्रामीणों के उत्थान को लेकर बनती है। लेकिन जब आप अमली जमा बनाने की बात करते हैं, जब गांव के सुविधाओं की बात करते हैं, जब गांव के विकास की बात करते हैं, तब आप हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है कि हम यहां से वहां तक रोड पहुंचाने का काम कर सके या रोड चौड़ीकरण का काम कर सके। कितना दुखद बात है साथियों। मैं ये इसलिए याद करना चाहता हूं साथियों, कुछ बात ऐसी भी हो जाती है जो शासन स्तर पे हो, लेकिन मेरा दुख बोलना इस बात को लेकर है, अगर शासन स्तर पे हमारी बात रखने वाला कोई व्यक्ति साफ छवि का हो, पूर्ण स्वच्छ देगा हो और अपनी बात तत्परता से रखता हो, तो कौन सा शासन ऐसा जो आपकी बात नहीं सुन सकता साथियों। जरूरी नहीं बनता इस बात को लेकर कि आपके बीच में कोई बहुत बड़ा आदमी आए, आपकी बात रखे तभी आपकी बात हल होगी। यह संविधान की संरचना आम जनमानस के लिए करी गई है।
संविधान की सबसे बड़ी लाइन जो है आम जनता के लिए, आम जनता के द्वारा और आम जनता के हितों के लिए ही बात की जानी चाहिए। और ये सबसे बड़ी अवधारणा जनता है तो हमारी बातों सर्वोत्तम क्यों नहीं रखी जाती है। साथियों, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग खाने का टाइम भी हो गया है, आप काफी समय से यहाँ पर रहे हो, लेकिन क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ मुझे उतनी दूर से आने का मलाल नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात आप तक नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे उसका मलाल जरूर रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ और इस आशय के साथ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि आपका आंदोलन क्रांतिकारियों का आंदोलन है, आपका आंदोलन जनमानस का आंदोलन है, आपका आंदोलन जनहितों का आंदोलन है, आपका आंदोलन सिर्फ एक घाट समुदाय का आंदोलन नहीं है। 17,000 जो जनसंख्या इस समुदाय के अंदर रहती है, जिस जिले इस क्षेत्र के अंदर रहती है, उनके हितों का आंदोलन है। 100 से ऊपर जो गांव इस एरिया में पाते हैं उनका आंदोलन है। यहाँ के कंदराओं में रहने वाली तमाम उन महिलाओं का आंदोलन है जिन्होंने इस पहाड़ को जिंदा रखा है। अभी पहाड़ टीवी यहाँ पर आया है, मेरे पुराने मित्र है उमेश भाई, कई बार फोन में बात होती है, नॉर्मली कई चीज शराब विरोधी आंदोलन में उनसे मेरी कई बार चर्चा भी हुई है, मेरे अच्छे परिचित भी हैं। उनके साथ यशवंत सिंह मेरे पुराने मित्र है, मेरी पदयात्रा में लगातार यशवंत भाई भी रहे हैं। ये जितने जो पहाड़ नाम आया वो पहाड़ इसलिए आया कि पहाड़ हमारी विरासत है, पहाड़ हमारी पहचान है, पहाड़ हमारी धरोहर है और पहाड़ हमारी संस्कृति है, पहाड़ हमारी सभ्यता है। और इस पहाड़ीपन को अगर हम जिंदा नहीं रख पाए तो हमारे धिक्कार है। और मेरा बोलना इस बात को लेकर है कि पूरे स्टेट के अंदर जिस पहाड़ के नाम पर सारी योजनाएं बनती है उस पहाड़ को जिंदा रखने वाला कौन है? उस पहाड़ को जिंदा रखने वाला कोई और नहीं, गांव के और कंदराओं के अंदर रहने वाली वो महिलाएं, वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो साथी है जो सारी सुविधाओं को छोड़कर पहाड़ के अंदर से पहाड़ को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आज उनके हितों की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, उनके हितों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि किस पहाड़ पर, किस पहाड़ी की बात हम करने की बात कर रहे हैं, किस पहाड़ की रक्षा की बात कर रहे हैं, आप काम करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा साथियों आपसे निवेदन इस बात से लेकर है और इस आशय से जाना चाहता हूँ कि आंदोलनकारियों को मजबूती प्रदान करते हुए अपने पहाड़ीपन को जिंदा रखेगा, अपने पहाड़ की पहचान को जिंदा रखेगा, अपने पहाड़ की संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखेगा। और जिन कंदराओं को हमने जिंदा रखा हुआ है, जिससे कारण पूरा उत्तराखंड की पहाड़ी आज भी जिंदा है, उसको हमेशा जिंदा रखेगा। मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा और इस आशय के साथ बोल के जाना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जिस पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे देहरादून की सड़कें हो, चाहे डीएम कार्यालय आपका गोपनीय समय क्यों ना हो, चाहे आपके देहरादून का विधानसभा क्यों नहीं हो, और चाहे श्रीनगर की सड़क क्यों ना हो, मैं आपके बीच आपके हितों के लिए तत्पर रहूंगा। और इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत और जय गणतंत्र के साथ जय आप लोगों को पूर्ण नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय समीर रतूड़ी जी, आपने अपने वक्तव्य साझा किए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप सती जी, लगातार जन आंदोलन को इनका सहयोग प्रदान हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं? तो बड़े भाई